नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ELT ग्रेड 2025 सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, इसके पहले हम साल पेपर करा चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड की तरफ और आज के पहले क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ आप देखिए, एक मार्ग के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको यह बताना एक मार्ग किससे संदर्भित है। यहाँ प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न है कि एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। दूसरा विकल्प दे रहा है, एक मार्ग का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ प्रश्न आपको देखना है कि केवल दो सही है। ये प्रश्न कि ए और दो दोनों सही है। सी में दे रहा न तो एक न ही दो, केवल एक सही है। तो यहां याद रखिएगा कि मार्ग जो है वह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। किसका सूचक है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। और इसका अगर हम कार्यालय जाने तो इसका कार्यालय मेरे मित्रों फरीदाबाद में है। इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय फरीदाबाद में है। तो याद रखिएगा, इसका कार्यालय जो है वह फरीदाबाद में है। इसका कार्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में। इसका कार्यालय फरीदाबाद में है। अगला दे रहा है कि एक मार्ग का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां हमारा जो उत्तर सही होगा वह होगा डी, या नहीं होगा। और ये भी जानिएगा, एक मार्ग प्रणाली की जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 1937 में। कब शुरू हो रहा है? 1937 में इसकी शुरुआत की गई है। आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्नों के संदर्भ में। पहला प्रश्न हमने देख लिया, अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यहाँ का 6वीं अनुसूची जो है किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखिए विकल्प दे रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। नहीं है ये। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये भी नहीं। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसका उत्तर होगा मेरे मित्रों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यहाँ हमारा उत्तर ये होगा है जो 6वीं अनुसूची से संदर्भित है। 6वीं अनुसूची से संदर्भित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए राज्यों के लिए प्रशासन से संबंधित बातें कही गई हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देना, देश भर के खाद्यान्न भंडार डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन की उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना, किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पर प्रदान करना, उर्वरक वितरण प्रणाली की निगरानी करना। यहाँ हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य है देश भर के खाद्यान्न भंडार और डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना। खाद्यान्न भंडारण डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुरक्षित करना इसका मुख्य कार्य है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर। यहाँ प्रश्न आपका क्या दे रहा है? सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें मिलाना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बात सही है। चूना पत्थर मेरे मित्रों कहाँ प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर सीमेंट में। अब यहाँ कापर तांबा, तांबा बिजली का सामान है। तांबा किसे? कापर तांबा
बिजली का सामान। अगला है कि बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किससे संदर्भित है? हवाई जहाज का निर्माण। यहां देखिए मैग्नीज दे रहा है, तो मैग्नीज इस्पात। अब यहां मिलान करना है ए बी सी डी का, किसके साथ कैसा विकल्प होगा? तो यहां हमारा विकल्प कौन सा ही होगा? ए बी सी डी में कौन सा? ए सही होगा। कौन होगा? ए सही होगा। आइए दूसरे विकल्प को देखें। विकल्प को मिलान करना है, सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां देखिए जैसे लिखा गया सूची 1, यहां सूची 2, जैसे विटामिन सी। अब विटामिन सी में यहां देखना कौन सही है? रतौधी, बेरी बेरी, रक्ताल्पता, स्कर्वी। तो विटामिन सी किससे है? स्कर्वी से। अब हमारा उत्तर मिलान करें। ए का कौन सा हुआ? 4। चलो भाई ए में 4, 2 आ रहे हैं, सी और ए दोनों आ रहे हैं। आगे मिलान करिएगा। फॉलिक अम्ल। अब बताइए फॉलिक अम्ल किससे संबंधित है? फॉलिक अम्ल रक्त अल्पता से है। विटामिन, तो बी का देखिए तीसरा, चलिए बी का तीसरा भी दोनों मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए रतौधी से है। अब देखिए विकल्प कौन जा रहा है? सी का 1। अब हमारा स्पष्ट हो गया, उत्तर कौन होगा? उत्तर हमारा सी होगा। कौन होगा? उत्तर सी होगा। उत्तर सी होगा। और डी का देखा जाए तो डी में कौन आ रहा है? विटामिन बी1 में कौन है? बेरी बेरी। तो हमारा उत्तर हो गया डी का, विटामिन बी1 का बेरी बेरी। तो यहां हमारा उत्तर होगा कौन सा सही? सी। क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखा जाए, ये भी मिलान से ही संदर्भित है। जरा देखिएगा। सूची 1 सूची 2, यहां दिया सूची 1 सूची मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहां देखिए अनुच्छेद क्या दे रहा है? अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 26 किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता में है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता किससे मिल रहा है? 1-3। अब हमारा उत्तर यहां आप मिलाइए। 1-3 2 आ रहे हैं, सी और डी, कहने मतलब सी और डी में होगा उत्तर। अब यहां देखिए अनुच्छेद 40 किसके साथ चल रहा है? बी का चौथा। अब हमें क्लियर हो गया हमारा उत्तर कौन सा ही होगा? बी का 4। तो सी का ए है ना, ए का यहां देखिए ए में हमारा कौन सा ही हुआ था? तीसरा। अब यहां देखिए बी में कौन सा ही हो रहा है? चौथा। अब यहां सी में अगर देखा जाए 98, अनुच्छेद 98 क्षेत्र से और 239 संसद का सचिवालय। क्या होगा? संसद का। इस प्रकार हमारा उत्तर यहां क्या सही हो गया? हमारा उत्तर यहां सही होगा डी। कौन सा सही हुआ? सी। हमारा उत्तर यहां सही हो जाएगा कौन सा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां करा, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बिल्कुल बात सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। यहां हमारा उत्तर क्या सही होगा? यहां याद रखिएगा, अगर कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, हमारा भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। हमारा यहां उत्तर कौन सा सही होगा? बी। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। कोयले के क्या हैं? विशाल भंडार। तो हमारा उत्तर यहां कौन सा सही होगा? 1 और 2। उत्तर 1 और 2 सही होने की वजह से हमारा उत्तर है बी। पढ़ा जाए। चलिए अगला है, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि रूबी लेजर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, रूबी लेजर नीले प्रकाश के पुंज को उत्पन्न करता नहीं भाई। रूबी लेजर जो है लाल प्रकाश के पुंज को, इस प्रकार के लाल प्रकाश के पुंज को उत्पन्न करता है। यहां सही हमारा क्या होगा? 2। विकल्प में देखा जाए तो विकल्प में हमारा उत्तर होगा 2। तो यहां हमारा 2 होने के नाते उत्तर कौन सा सही हो गया? यहां उत्तर हमारा सही होगा बी।
कौन सा सही होगा? बी। अगला देखा जाए, अगला है बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो बालकास झील, यहां देश के नाम लिखे गए हैं, तो कहां स्थित है? बालकास झील कजाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? बालकास झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है। और यह अर्धचंद्राकार खारे पानी की झील है, यह भी याद रखना है। यह अर्धचंद्राकार, कैसा? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार खारे पानी की झील है। यह अर्धचंद्राकार खारे पानी की झील है। यह विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की कौन सी? विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। तो क्लियर हो गया बालकास। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है वेव्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां का रहा, हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया? पहला क्या दिया गया? पहला दिया गया हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। और दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया। तो बिल्कुल यह नहीं है, बल्कि इसका उत्तर जो होगा यह है, इसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसका? वेव 2025 में। हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा केवल 2। कौन सा? केवल 2, अर्थात विकल्प ए। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला भी प्रश्न आपका सूची से संदर्भित है, जरा देखा जाए। यहां क्या करा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम लिखे गए हैं और यहां आपका वर्ष लिखा गया है, मिलान करना है। जैसे देखिए, वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह किस वर्ष में? 1980 में। कब आया था? 1980 में। अब यहां ए का हमारा क्या हो गया? 1980। तो यहां विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ए का 1। तो ए में 1 कौन सा सही होगा? पहले का। ए में देखा जाए तो कौन सा सही हो रहा है? बी में। अब 2 आ रहे हैं, डी और ए। चलिए एक पर देखते हैं। अगला है पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। दूसरा विकल्प दे रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह कब आया? 1986 में। तो बी का हमारा जो सही हो रहा है वह 2। अब बी का 2 सही होने से हमारा यहां उत्तर क्या सही हो गया? ये सही। सी अपने आप क्लियर हो जाएगा। निवारण अधिनियम, ये कौन सा सही होगा? अब यहां देखिएगा, सी का तीसरा 1981, यह कहां होगा? 1900। अब जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो यहां हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वह है 1, 2, 3, 4। और इस प्रकार यहां उत्तर जो होगा हमारा सही डी। कौन सा हो जाएगा? डी। इसी क्रम में आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 क्या कर रहा है जरा देखिएगा। यहां हम देखें, हमारा उत्तर यहां क्या था? डी। अब हम लोग देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहा जा देखिएगा, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। यह अभिकथन है। अब कारण, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। ये भी सही बात है। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? यहां हमारा उत्तर होगा ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं और ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए प्रश्न अगला देखा जाए। अगला देखिए, मिलान करने से है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं, इन प्रांतों की राजधानी बताना है। जरा देखा जाए, या इसे देखा जाए, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहां है? न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहां है? ब्रिस्बेन, सिडनी। तो कहां है? सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहां है? सिडनी। देखिए सी और डी दोनों आ रहे हैं यहां हमारा। अब आगे देखा जाए, क्वींसलैंड, यहां देखिएगा क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी कहां है? ब्रिस्बेन। अब देखिए बी का वन भी दोनों आ रहा है। तीसरे पर हम लोग बढ़िए। अब देखिए तीसरा है विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी कहां है? तो विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। अब देखा जाए सी का कौन सा सही हुआ? 4। अब हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया? यहां हमारा उत्तर हुआ सी। अब उत्तर हमारा कौन हो रहा है? सी। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए, यहां देखा गया विक्टोरिया का क्या हुआ? मेलबोर्न। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पर्थ। अपने आप क्लियर हो गया। उत्तर हमारा कौन सा सही है? सी। हमारा यहां उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक क्या कैल्शियम उपयोगी है? नहीं, बल्कि कौन है? सल्फर। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सल्फर उपयोगी है। जस्ता नहीं, लोहा भी नहीं। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी जिसे अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, अब उसके संदर्भ में कहा है कि वे प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है, वे प्रधानमंत्री के मर्जी तक पद पर बने रहते। नहीं भैया, प्रधानमंत्री की मर्जी तक नहीं बने रहते, वे राष्ट्रपति की मर्जी तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहता है। अगला करा, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। अब बताइए, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है। यहां नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। अब यहां हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। आप बताइए, संसद के विशेषाधिकार के हकदार हैं कि नहीं हैं? हकदार नहीं है, काहे नहीं है? उन्हें वह सारा प्राप्त जो संसद के सदस्यों को मिला है, वो संसद में आ सकते हैं, संसद की विचार विमर्श में भागीदारी ले सकते हैं। एक रोक है, वह मत नहीं दे सकते, बाकी वह सारे अधिकार मिले हैं। तो यहां उत्तर हमारा क्या होगा? देखिए बी भी गलत हो गया, संसद के सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं लिख करके। तो अब अगर हम उत्तर को देखें तो न तो एक सही हो रहा, न ही दो। और यहां देखिए है भी विकल्प, मेरा विकल्प क्या सही हो गया? न तो एक, न ही दो। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए दे रहा है महिला समृद्धि योजना, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो महिला समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? याद रखिए 1993। यह पिछड़ी जात की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए, पिछड़ी जात की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना लाई गई थी। कब? 1993। महिला सशक्ति योजना की शुरुआत 1998 में। महिला सशक्ति की योजना भी शुरुआत कब हुई थी? 1998। इसमें महिला एवं लड़कियों के लिए शिक्षा आसान करने की बात कही गई थी। अगला है महिला साम्राज्य योजना, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय कौन सुमेलित नहीं? राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना यहां दे रहा है 2003। क्या दे रहा है? 2003, जबकि इसकी शुरुआत हुई है 2018 में। इसकी शुरुआत कब हुई है?
2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां हमारा जो उत्तर होगा वह कौन सही है? कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन है? राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 नहीं बल्कि 2018। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? आप बताएं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले नहीं, इनके राजनीतिक गुरु थे CR दास, BC पाल नहीं, BG तिलक नहीं। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? CR दास। और सुभाष चंद्र बोस अगर कहा जाए तो राजनीतिक गुरु, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में जो प्रवेश किए उनमें अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी एवं CR दास का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। 1939 में पट्टाभ सितार मैया को हरा करके पुनः कांग्रेस को जीते, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध होने के कारण उन्होंने इसका पद त्याग कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि सितार मैया की हार हमारी हार है। तो यहां का प्रश्न होगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास। अगला प्रश्न देखा जाए, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में कथन चुनिए। तो रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। दूसरा है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिर के सेवना शासकों को पराजित किया। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर, तो यहां अगर देखा जाए तो रुद्रमा वारंगल के काकतीय की वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, तो बिल्कुल सही कह रहा है। रुद्रमा जो है वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। और यहां पर अगर इन प्रश्नों को देखें तो हमारा उत्तर क्या होगा? पूर्वी गंग शासकों, देवगिर के सेवना शासकों को पराजित किया। ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह से हमारा उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब यहां अभिकथन A और R दिए गए हैं, इसका कौन सा उत्तर है यह हमें बताना है। पहला कथन देखिए क्या है कि भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत में लवड़ी खेती फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। अब यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जरा देखा जाए, पहला दे रहा है A, R दोनों सही, किंतु R एक ही सही व्याख्या नहीं करता, गलत। A सत्य है, R सत्य है, भी गलत है। A, R दोनों सत्य हैं, R एक ही सही व्याख्या करता है। यहां उत्तर हमारा यह होगा, सही है। लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। हमारा यहां जो उत्तर होगा वह कौन होगा? C सही होगा। कौन होगा? C। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला आपका है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम संसद हो या विधानमंडल की बात हो कि प्रत्येक सदन की बैठक के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। कितनी जनसंख्या होगी तभी वह सदन आगे कार्यवाही कर सकेगा, अन्यथा रोकना पड़ जाएगा। तो यहां विधानमंडल, जिसे हम गणपूर्त या कोरम के नाम से जानते हैं, तो यहां पूछ रहा है कि विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्त क्या है। तो यहां देखिए 3 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। पहला दिया सदन की कुल सदस्यता का आधा, बिल्कुल गलत है। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, 10 सदस्य
या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। यहां हमारा करा कौन सा सही है? बिल्कुल है, कुल सदस्य का 1/10। यहां क्या होगा? कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित एक न्यूनतम संख्या, जिसे हम क्या कहते बताए? कोरम। तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 1/10वां हिस्सा, हमारा यह विकल्प सही होगा। आगे 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? घटते हुए कहने मतलब ज्यादा से कम की तरफ। कहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो आपको ऐसे है, जरा पहले में देखिए, पहला सबसे ज्यादा क्या जनसंख्या पश्चिम बंगाल में है या बिहार में? तो पहले ही गलत हो गया, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, अब आई बात, अब कह रहा है इसके बाद कहां है? बिहार में है, अगला है, या पश्चिम बंगाल में? तो सही बात है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार, दूसरे स्थान पर यहां पर विकल्प के आधार पर। अब देखना है विकल्प उत्तर प्रदेश दे रहा, कहीं केरल, तो यहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है? केरल और तब इसके बाद उत्तर प्रदेश। जरा देखिए और कहीं है? हाँ, अब हमारा उत्तर मिल गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसके बाद केरल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इस क्रम में हमारा जो उत्तर सही होगा वह कौन सा होगा? वह उत्तर होगा हमारा कौन सा? सी। कौन सा होगा? सी। यहां हमारा प्रश्न का उत्तर यह हुआ कौन सा? सी। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरकुला के नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला देखिए, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नहीं, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। कथन एक बिल्कुल यहां क्या है? असत्य है। कथन एक हमारा क्या है? असत्य है, जबकि कथन दो जो है वह सत्य है। कथन दो क्या है? सत्य है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां देखा जाए, यहां केवल एक नहीं, केवल दो। यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो। जो सही उत्तर हमारा है वह केवल दो होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो 1918 के किसान का नेता थे हमारे बाबूरामचंद्र, नहीं, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। और इनके साथ थे गौरी शंकर मिश्र भी। इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ कौन थे? गौरी शंकर मिश्र। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में किया गया है। और इस आंदोलन के अंतर्गत 1918 में मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान था। मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान था। तो हमारा उत्तर यहां क्या होगा? स्वामी शाहजानंद नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हमारे कौन? रोहित शर्मा। यहां दे रहा दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, यहां हमारा उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा। कौन होंगे? रोहित शर्मा 300 छक्का मारने वाले हमारे सबसे, कहा जाए प्रीमियर लीग में सबसे। और इसके पहले अगर किसी ने छक्के मारे हैं तो रोहित, विदेशी धरती तो क्रिस गेल। भारत में रोहित, और विश्व पे यात्रा जाए पहले छक्के मारे 300 सुपर, वो कौन है? 300 छक्के मारने वाले क्रिस गेल। आगे, जून 2025 में किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला
फेक खिलाड़ी को आडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भाला फेंक का आडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिवपाल सिंह नहीं, देवेंद्र झाझरिया नहीं, वे कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। सुंदर सिंह गुर्जर बिल्कुल नहीं। यहां हमारा जो उत्तर होगा वह कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन होगा? नीरज चोपड़ा। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसमें आपको बताना है कि गुप्त काल के समय में प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम क्या है। तो प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम हमें बताना है। देखिए दे रहा भुक्त, विषय, वीथी, ग्राम। तो प्रशासनिक के अंतर्गत जो उस समय विभाजन किए गए अनुक्रम में वह भुक्त के रूप में, विषय के रूप में, वीथी के रूप में और ग्राम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भुक्त, विषय, वीथी, ग्राम। गुप्त काल में प्रांतों को जो विभाजित किया गया, यहां याद रखिए गुप्त काल में जब प्रांतों को विभाजित किया गया, गुप्त काल में प्रांतों को विभाजित किया गया, प्रांतों को विभाजित किया गया, प्रांतों को विभाजित किया गया। तो इस भी विभाजित को ही क्या कहा गया? इस विभाजित को भुक्त कहा गया। जब प्रांतों को विभाजित किया गया तो उसे क्या कहा गया? भुक्त कहा गया। और अब इस भुक्त को विषयों में विभाजित कर दिया गया। इस भुक्त को किसमें विभाजित कर दिया गया? भुक्त को विषयों में विभाजित कर दिया। और विषय को कहा जाए तो वीथियों में, विषय को वीथियों में विभाजित कर दिया गया, वीथियों में, और वीथियों को ग्राम में विभाजित कर दिया। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भुक्त, विषय, वीथी और ग्राम। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? उत्तर हमारा होगा ए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हुआ? ए। अगला देखा जाए। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन एक, दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन एक क्या कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। अगला कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ए आर दिए गए हैं, इसमें ए आर के कारण पर हम लोगों को विचार करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहां हम देखें तो यह होगा उत्तर हमारा ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता। यहां विकल्प और छूट गए हैं। कोई किस्म कहा जाएगा व्याख्या नहीं करता, किस्म कहा जाएगा ए सत्य है, आर गलत है। लेकिन हमारा उत्तर जो होगा यहाँ ए सही है। क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों में गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को जुझारूपन को देखकर गांधी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अगला देखा जाए। देखिए वही विकल्प यहाँ दिया गया है, तो उससे जो ज्यादा घबराने नहीं, ये यार वहां सही हो गया है, यहाँ विकल्प लिखा गया, कोई मतलब नहीं। यहां देखा जाए प्रश्न वही है, ए तथा आर कारण दिए गए हैं। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। ए दे रहा अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के कथित समर्थन के कारणवश व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जाती है। व्यवस्था सिद्धांत स्थिरता, संतुलन, स्थिर अवस्था और ढांचेगत रख रखाव पर बल देता है। किस पर बल देता है? रख रखाव। अपनी यथास्थिति को बनाए रखने कथित समर्थन के कारणवश व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जाती है। बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था सिद्धांत स्थिरता, संतुलन, स्थित अवस्था, ढांचेगत रखरखाव पर बल देती है। यह दोनों कथन सही है। हमारा उत्तर ए आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है, बाकी जो विकल्प हैं वह गलत है। आइए पढ़ें अगले में। अगला देखा जाए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? यहां हमें बताना है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है? देखिए विकल्प दे रहा है, यहां विकल्प आपका क्या दे रहा है? 60। क्या दे रहा है? 60 दे रहा है। और यहां पर हमारा दूसरा है अनुच्छेद 210 दे रहा है, यहां दे रहा है अनुच्छेद 338। तो यहां विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? अनुच्छेद 338, 210, 150 यह गलत है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यहां देखिए दे रहा पहला प्लेटो रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। आदर्श राज्य। लाक का लेवियाथन बिल्कुल गलत है। लेवियाथन लाक का नहीं, तो हमारा यहाँ जोड़ा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोड़ा जो सही नहीं है वह हमारा है बी। मार्क्स दास कैपिटल सही, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी सही। हमारा उत्तर जो होगा वह गलत कौन है? लाक। लाक की किताब का नाम है ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यह इनकी पुस्तक है। यह जोड़ा गलत है। बढ़ा जाए, चलिए इस प्रश्न को पढ़ा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रदान करता है कि निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने के लिए उस दूसरे राज्य की सरकार सहमति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यह कहाँ कहा गया है? यह किस धारा के अंतर्गत? तो बहुत ही पॉपुलर धारा है। वह धारा कौन सी है? 5। 3 दिया गलत, 5 ये नहीं, वह धारा आपकी क्या है? धारा 5। निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया? तो बाल गंगा द्वारा संपादित तिलक जो संपादित किया गया है वह है केसरी। कि कौन सा है? केसरी। बॉम्बे समाचार, स्वदेश मित्रन नहीं है, स्टेट्समैन नहीं है। वह समाचार पत्र कौन सा है? वह समाचार पत्र है कौन सा? केसरी। और 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी अंग्रेजी दैनिक पत्र केसरी मराठा में अगर कहा जाए इसका नव जागरण के रूप में प्रारंभ किया था। तो कब? 1981 में साप्ताहिक पत्र का मराठा और दैनिक पत्र, ये साप्ताहिक नहीं बल्कि कौन सा पत्र है? दैनिक पत्र के रूप में कब? 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक प्राकृतिक निर्माण है, राज्य का विकास हुआ है, राज्य एक आर्थिक निर्माण है, राज्य एक दैवी निर्माण है। तो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि राज्य का क्या हुआ है? विकास हुआ। राज्य का क्या हुआ है? राज्य का विकास हुआ है। कौन मानता है? यह मानते हैं विकासवादी। राज्य की उत्पत्ति एकाएक ना होकर ये विकास क्रम में आगे बढ़ी है। मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले। मैं इस बात का कतई सलाह नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है J.S. मिल का। इन्हीं के कहा जाए गुरु या बेंथम, उनके पिता के मित्र, उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए मत देने का अधिकार वे सबको दे दिए थे। लेकिन बेंथम ने क्या, J.S. मिल ने क्या कहा कि व्यक्ति को बिना पढ़े लिखे हुए उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और इसीलिए भारित मतदान, मतलब मतदान कैसा होना चाहिए? उसकी योग्यता शिक्षा के आधार पर एक से अधिक ज्यादा भी या एक व्यक्ति 5 मत भी दे सकता है। यह कथन आपका है किससे? J.S. मिल से। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है? सही नहीं। मनुष्य ने केवल एक समझौता किया, बिल्कुल सही। हाब्स ने एक ही किया था। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं,
यहां आप बताना। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था, बिल्कुल था। समझौता एक पक्षी था। यहां आप बताइएगा, यहां क्या कर रहा है, हाब्स के लिए क्या कहा कि भाई यह शासक की नियुक्ति कर सकते हैं। यहां पर आप सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा का, हाब्स के लिए अनुपयुक्त है। यह तो बिल्कुल उपयुक्त है। मनुष्य ने केवल क्या किया, एक समझा, मनुष्य शासक की नियुक्ति कर सकते हैं। यहां पर मनुष्य शासक नहीं चाहिए, यह कथन हाब्स के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। हाब्स के लिए यह अनुपयुक्त। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न है, सही है। समझौता क्या था, संप्रभु को देते हैं। अनुबंध का जो हुआ था, यह जो समझौता हुआ था वह एक पक्षी था। अगला, व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है कि भाई व्यक्ति जो है राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। तो प्राकृतिक में अवस्था का मतलब प्रकृति की ओर लौटने का नारा रूसों ने जरूर दिया, लेकिन हम अपने संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण शक्तियां हम अपने समाज को सौंप रहे हैं और समाज को सौंपने पर पुनः शक्तियां प्राप्त कर ले रहे हैं। उसी के कारण यह कथन किसका है, यह रूसों का है, हाब्स का नहीं है, लॉक का नहीं है, ग्रीन का नहीं है। यह कथन किसका है, यह कथन रूसों का है। अगला देखा जाए, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा है। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस आप देखेंगे यह किताब लिखी गई है ऑस्टिन के द्वारा। इसके द्वारा लिखी गई है, ऑस्टिन महोदय ने लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस संप्रभुता पर जो उन्होंने अपना थ्योरी दिया है। अगर आप यहां तक भी कह सकते हैं कि इनके विचार को, इसके संप्रभुता संबंधी विचार को आगे बढ़ाते हैं, J.S. मिल की जैसी विचारधारा को प्रभावित होते हैं, ऑस्टिन की संप्रभुता से भी ये लोग वहां प्रभावित हो रहे हैं। तो यहां लिखिए, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों को चुना जाता है। कितने सदस्य चुने जाएंगे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 404। लेकिन यो मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन ला करके एंग्लो इंडिया से बाहर कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के बाहर हो जाने पर 403 कितने हो गए हैं, 403। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। यहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 और 25 जून 2020 को 104वां संविधान संशोधन आया। आगे बढ़ा जाए, उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देते हैं, एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका, गेटेल का नहीं, गार्नर का। मित्रों, यह कथन है डायसी का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जिस संप्रभु के पीछे वकील मान्यता देते हैं उसके पीछे एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन किसका है, यह कथन आप देखेंगे डायसी का है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया, तो सती प्रथा 1834 में नहीं, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1829 में। राजा राम मोहन के प्रयास में वायसराय के रूप में जाने तो वह लॉर्ड बेंटिंग के शासन काल में इस सती प्रथा को समाप्त किया गया। और इसी समय याद रखिएगा, बेंटिंग ने कर्नल स्लीपमैन की सहायता से, कर्नल स्लीपमैन की सहायता से, कर्नल स्लीपमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत किया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग की थी। ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग किसने की, मैकाले का विवरण पत्र है कि कॉर्नवालिस का कोड है, वुड का डिस्पर्स, वह है इलवर्ड का बिल। वह कौन सा है, वह हमारा है इलवर्ड का बिल, जो 1800 इलवर्ड बिल कब लाया गया, यह याद रखिएगा। और इलवर्ड का बिल लाया गया 1883 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य था यूरोप के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई की जाए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा पूरा
विरोध करने की वजह से यह बिल वापस ले लिया गया और इस बिल को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है? प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्कृति, प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। यहां ध्यान दीजिएगा, प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की संस्कृति थी, सही बात है। और प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी था। दार्शनिक राजा की बात अपनी रिपब्लिक में किया, लोकतंत्र का विरोधी था। सुकरात को जहर का प्याला, यहां पर बात आती है कि लोकतंत्र का विरोधी था। अब इसमें बताना ये यार दोनों सही है। आर ए की क्या करता है? सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आर ए की क्या कर रहा है? आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला देखा जाए, संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। सही बात है। सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करते हैं तथा उन्हें शिक्षित करते हैं। तो यहां हमारा जो उत्तर होगा ये भी होगा। दोनों ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहां हमारा उत्तर क्या होगा? आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मन पर व्यक्ति क्या है? संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का। यहां विकल्प दे रहा लॉक नहीं, रूसो नहीं, ग्रीन नहीं, बल्कि यह कथन है मिल का, जेएस मिल का। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? सीमित सरकार की बात करने वाला प्रमुख समर्थक अगर कहा जाए तो वह है लॉक, जिसे उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उदारवाद के जनक का रूप में इसलिए जाना जाता है कि पहली बार प्राकृतिक अधिकार जैसी बातों की कल्पना लॉक के हृदय में आई कि व्यक्तियों को कुछ मूलभूत प्राकृतिक अधिकार मिले हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये भी विकल्प आपके गलत हैं। किसने कहा व्यक्ति को स्व संबंधी कार्यों में राज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? इन्होंने जेएस मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो रूपों में बांटा है, स्व संबंधित कार्य और पर संबंधित कार्य। और यहां देखिए कह रहा है, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह कहा गया है जेएस मिल द्वारा। विकल्प दे रहा है लॉक, रूसो, ग्रीन, गलत है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हमारे कौन है? लास्की। हाफ दे रहा गलत है। जेएस मिल, लास्की। यहां हमारा उत्तर होगा लास्की। डी ईस्टर्न, ये भी गलत है। आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है और इसका कारण है कि आज आधुनिक युग में कल्याणकारी राज का उदय हो गया है। तो यहां विकल्प हमारा क्या होगा? प्रसत्ता संपन्न राज का उदय, धर्मतंत्रात्मक राज का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज। इसका उत्तर होगा कल्याणकारी राज का उदय। आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा इसलिए पुरानी पड़ गई है क्योंकि आधुनिक युग लोग कल्याणकारी राज की तरफ बढ़ चुका है। आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अवधारणाओं में के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। देखिए ग्रीन के निम्नलिखित अवधारणाओं में ग्रीन की प्राथमिकता क्या थी? ग्रीन की प्राथमिकता का बड़ा अच्छा जिक्र किए हैं बार्कर महोदय। बार्कर महोदय ने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हुए ग्रीन के संदर्भ में कहा, क्या कहा? मानव चेतना, यही क्या? चेतना। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानव चेतना क्या चाहती? मानव चेतना स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो मानव चेतना क्या चाहती? स्वतंत्रता। तो यहां उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अधिकार राज्य की क्या करते हैं? मांग करते हैं। यह कथन है किसका?
बार्कर का, और किसके संदर्भ में है? ग्रीन के संदर्भ में। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन है लोक कल्याणकारी राज्य से, समाजवाद से। राज्य के प्रभावकारी जो कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप में बाधाओं को दूर करना प्रतीत होता है। तो अगर बाधाओं के केवल दूर है तो वह क्या है? उदारवाद से। किससे है? बाधाओं को दूर करने की जो अवधारणा आई है वह क्या है? उदारवाद से। यहाँ किससे संदर्भित है? उदारवाद से। आइए, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन फेबियन समाजवाद? नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद। किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद। कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत का वैज्ञानिक समाजवाद। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फेबियन समाजवादी भी इंग्लैंड के निवासी थे। कौन थे? इंग्लैंड के। स्पेन गलत है, इटली गलत है और जर्मनी गलत है। फेबियन समाजवादी किससे सब थे? फेबियन समाजवादी किससे थे? यह इंग्लैंड के वासी थे, फेबियन समाजवादी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है, ग्रीन के अनुसार इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। ग्रीन सर्वसत्ता दार्शनिक था। बिल्कुल ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिक नहीं था। तो ये तो पहला ही कथन गलत हो गया। यहां कहा ग्रीन के अनुसार इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। यहां हमारा उत्तर यह सही है, ये गलत है। अब विकल्प में देखा जाए, ए आर दोनों सही, आर बिल्कुल नहीं। ए आर सही किंतु आर बिल्कुल नहीं। ए सही है और आर क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला देखिए, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य क्या है? उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कार्य क्या है? उत्पादन पर नियंत्रण, जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, न्यूनतम। राज्य का कार्य यहां उदारवादी व्यवस्था में राज्य का कार्य मित्रों क्या है? न्यूनतम भूमिका होना। उदारवादी व्यवस्था में राज्य का कार्य है न्यूनतम अहस्तक्षेप की। एक पुलिस राज प्रहरी राज के रूप में कार्य करने की। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया? यह पहला क्वेश्चन अभी भी आया था, पहले हम व्याख्या कर दिए। वह कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। वह कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 338 से संदर्भित है। अनुच्छेद 338 से संदर्भित है कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। बढ़े, आइए आगे के प्रश्न। अगला है, नियंत्रित जनतंत्र किस देश से संबंध? भाई नियंत्रित जनतंत्र बिल्कुल सही बात है, यह इंडोनेशिया से संदर्भित है। सोवियत संघ से नहीं है, ब्रिटेन से नहीं है, पाकिस्तान या इंडोनेशिया से संदर्भित है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? वह अनुच्छेद है 19। जैसे ही राष्ट्रीय आपात 352 की घोषणा की जाएगी, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, और शेष अनुच्छेदों को अनुच्छेद कहा जाए 359 के अंतर्गत वहां पर कहा गया कि किया जा, लेकिन यहां याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएंगे, 20 और 21 किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं होते। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी? को मान्यता है, संथाली, कोडागू को मान्यता नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं है? तो कोडागू नहीं है, मैथिली को भी है, कोडागू को नहीं है। 22 भाषाओं में कोडागू को मान्यता नहीं है।
यह कथन किसका है कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह बिल्कुल कथन न हॉब्स का है न लॉक का, यह कथन आपका है रूसो का, ग्रीन का भी नहीं है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 की सामग्री को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा डॉट के रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया था। वह है अनुच्छेद 300A। कौन सा है? अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A। यहां पर इसे विधिक अधिकार के रूप में रखा गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार। आगे, निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? अनुच्छेद 44 में आय की असमानता को कम करना नहीं, 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। कितना किसका किया गया है? अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 48 में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 48 में गो हत्या, अनुच्छेद 48 में गो हत्या पर प्रतिबंध किया गया है। किस पर किया गया है? गो हत्या पर प्रतिबंध किया गया है 48 के अंदर। 39 ग में धन का सामान्य वितरण, धन का 39 में देखेंगे, अनुच्छेद 39 में धन का समान वितरण की बात कही गई है। कहां? 39 ग में, अनुच्छेद 39 ग में धन के समान वितरण की बात कही गई है। और यहां आप देखिएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का, तो सहकारी समितियों का बढ़ावा देने के लिए 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। फांसीवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संस्था है, एक निरर्थक संस्था है, एक शोषण संस्था है, न्याय एवं सद्गुण का प्रतीक है। यहां आपको क्या बताना है? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो फांसीवाद राज्य को क्या मानता है? एक वर्ग संस्था नहीं, एक निरर्थक संस्था नहीं, एक शोषण संस्था नहीं, बल्कि न्याय सद्गुण का प्रतीक है। क्या मानता है? न्याय सद्गुण का प्रतीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? तो उसकी आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131, यहां विकल्प दे रहा है 141 गलत, 133 गलत। यहां उत्तर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 1, जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। प्रारंभिक क्षेत्र जिसमें राज्य और राज्यों के बीच विवादों या प्रारंभिक के अंतर्गत राज्य और राज्यों के बीच विवाद, केंद्र राज्यों के बीच विवाद या कुछ फंडामेंटल राइट से संबंधित अधिकार जाते हैं। अनुच्छेद 37 भी गलत है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर कहा जाए तो यह बंगाल का जो विभाजन है लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। और अभी घोषणा हो गई 20 जुलाई। अब 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कहा जाए कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। आंदोलन कौन सा? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई।
आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की लागू कर दिया गया। कब? 16 अक्टूबर 1900 प्रभावी हुआ और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो चलिए, ये भी प्रश्न आपका हो गया लंबा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगला है, देखिए, डॉट डॉट के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवयस्क को शोषण और नैतिक तथा आर्थिक प्रत्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। यह कहाँ कहा गया है? 39A में नहीं, 39C नहीं, 39A, यह है हमारा 39F में। यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 39F। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहां यात्रा की थी? महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने के लिए कहां की यात्रा की थी? यहां हमारा उत्तर है, यह होगा चंपारण की। किसकी यात्रा की थी? चंपारण की यात्रा की थी। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, वह कौन सा है? वह हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? वह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के समय अगर कहा जाए तो इस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। निर्देशक, इस समय निर्देशक में अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 का को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गई। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गई। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन ने 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? अब यहां आपको बताना है कि 11वां क्या हुआ है। 11वां मूल कर्तव्य 44वें संविधान संशोधन 1978 के 97वें संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किसके तहत यह जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया? अब यहां ध्यान दीजिएगा, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2000। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था। स्वर्ण सिंह की प्रतिवेदन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस तरह हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 11। फिर वही प्रश्न पूछा जा, देखिएगा, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्त कितनी होनी चाहिए? यहाँ गणपूर्त वही कॉलम चर्चा किए थे। संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग। यहां हमारा होगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। बाकी विकल्प हमारे क्या हैं? गलत हैं। बाकी विकल्प गलत हैं। जब राज विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज के लिए कानून बनाने की शक्ति को सौंप सकती भारत के राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री को, संबंधित राज्य के, तो किसे सौंप सकती है? भारत के राष्ट्रपति को। किसको सौंप सकती है? भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपा जा सकता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपा जा सकता है। अगला देखा जाए, न्याय और अन्याय। न्याय और अन्याय जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था, निम्नलिखित में किसके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि
किया जाना चाहिए कि न्याय और अन्याय जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था, यह किसके द्वारा रखा गया था? न्याय और अन्याय वी.एन. राव द्वारा। किसके द्वारा? वी.एन. राव। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? यहाँ देखिए विकल्प दिया गया है कि कौन सा ऐसा विषय है जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संसद भी बना सकती है, राज्य विधानमंडल। तो यह कानून है आपराधिक कानून, वायदा वजह नहीं, बल्कि यहाँ उत्तर होगा आपराधिक कानून। किस भी नहीं पूछा, इस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रसाद? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, कानून मंत्री गलत है। किसके प्रसाद पर्यंत? किसके? संबंधित राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद की बात कहा जाए तो महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है वह है 165। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है 165। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है? इसके तहत वह कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन से प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित न्यायालयों पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान करता है। क्या वो 231 है? नहीं। 226? नहीं। 200, यह है हमारा 227। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह अधिकार मिलता है, अधीक्षण करने का पावर मिल जाता है। इस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के 61वें संविधान संशोधन द्वारा 51 दिया गया है, 41 दिया, गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किसके? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा विधानसभा की आयु 21 वर्ष से घटा करके निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? यहां देख रहे हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1947 के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? वह थे आपका महासभा। किसने किया था? महासभा ने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा किया गया था। बाकी यहां सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद गलत है, अंतरराष्ट्रीय। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली किस वर्ष स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश पंचायती राज 1994, 1990 गलत है, 92 और 98 विकल्प आपका क्या है? गलत है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज कब किया गया? 1994। निम्नलिखित में कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है? कौन जिले में पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग नहीं, राज्य योजना, जिला योजना समिति। किसके द्वारा किया गया है? जिला योजना समिति। आगे देखिएगा, आचार संहिता पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव से पहले ही पेश किया गया था। तो आचार संहिता पहली बार केरल में 1960, विकल्प में आप देखिए 1958 गलत, 66 1960 में राज्य विधानसभा से पहले ही पेश की गई थी। तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर, बियॉन्ड नहीं है यहां, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट है। इसका नाम क्या? बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, बियॉन्ड नहीं, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, गुरनाल मिंडल की। यह किसकी पुस्तक है? गुरनाल मिंडल की यह पुस्तक है। ये गुरनाल डीएल हाफमैन की नहीं है, यह किसकी पुस्तक है? गुरनाल मिंडल की है। अगला प्रश्न देखिएगा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारत प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य निर्वाचन की बात कर रहा है, तो यहां राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि राज्य के। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक आयुक्त संस्था सबसे पहले स्थापित हुई? तो लोक आयुक्त संस्था सबसे पहले जो स्थापित हुई थी वह महाराष्ट्र, राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, वह कहां स्थापित हुई थी? महाराष्ट्र में। संपत्ति चोरी है, किसने कहा था? यह कथन आपका है प्रूधो का, अरस्तु नहीं है, प्लेटो नहीं है, जैलनिके नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रूधो का। संपत्ति चोरी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी इनकी महत्वपूर्ण किताब है, व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा प्रूधो। इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो स्त्रियों को जो है इंग्लैंड में मताधिकार 1928 में प्रदान किया गया। 1935 में नहीं, 1979, 1879। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। यहां भी कब दे रहा है? 14 सितंबर, 1 दिसंबर और 1 सितंबर। तो यहां उत्तर क्या होगा? 24 अक्टूबर 1945 से। इसमें सदस्य देशों की संख्या उस समय 193। इस समय कुल सदस्य संख्या इसमें कितनी है? 193 सदस्य देश हैं। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका यह प्रैक्टिस से चल रहा है और पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप हल करेंगे इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और इसके लिए हमारा चैनल राजू यूपीएससी ELT ग्रेड नागरिक शास्त्र पर ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ELT ग्रेड के जितनी भी पेपर हैं सबके अपने साल पेपर और प्रैक्टिस सेट के साथ बेहतरीन पुस्तक है इसे, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। तो जय हिंद।